सबसे चौंकाने वाली बात कि राष्ट्रीय जनता दल के जो 25 इलेक्टेड एमएलए हैं, उसमें से भी लगभग 10 एमएलए मोदी के संपर्क में है। मोदी का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है, जेडीयू के संपर्क में है, कम से कम 10 एमएलए। और उस 10 एमएलए के संपर्क में लालू परिवार के अन्य लोग हैं। तेजस्वी यादव नहीं है, लालू यादव नहीं है, राबड़ी देवी नहीं है, लेकिन उनकी बहनें हैं, रोहिणी आचार्य हैं और तेज प्रताप हैं। तेज प्रताप यादव जी ने कल ये कह दिया है कि उनकी जो पार्टी है जेजेडी, जनशक्ति जनता दल, वो एनडीए सरकार को नैतिक समर्थन देगी और दे रही है। नैतिक समर्थन देने के लिए तैयार हो गई है जनशक्ति जनता दल। और उधर रोहिणी आचार्य जी ने जो गुस्सा, जो नाराजगी दिखाई है, उसके पीछे का कारण यह है कि अब रोहिणी अपना रास्ता अलग कर चुकी है, परिवार से भी नाता तोड़ चुकी है। रोहिणी के परिवार से बाहर आने के बाद जो बाकी 3 बहनें थीं, वो भी इनके साथ परिवार को छोड़ आई हैं, नाराजगी में, गुस्से में। और ये खबर आ रही है कि नए जो इलेक्टेड एमएलए हैं, उसमें से 10 एमएलए इंतजार कर रहे हैं कि परिवार के सदस्यों का हमें समर्थन मिल जाए, ताकि हम कुछ मॉरल में रख दें। और पता नहीं, अब तो ये राष्ट्रीय जनता दल तो फिनिश हो गया, अब ये सरकार में तो कभी कभी आएंगे नहीं, लौटेंगे नहीं। हम क्या करेंगे अपोजिशन में रह करके? तो सरकार में चले जाएं, सरकार के साथ मिल जाएं, उनके साथ मिलकर के कुछ कमा लें, क्योंकि चुनाव तो अब पैसे का खेल हो गया है मित्रों, पैसे का खेल हो गया है। तो ये 10 एमएलए हैं, अब ये हो सकता है 15 भी हो जाए, कुछ नहीं कह सकते। अगर लालू परिवार की यही स्थिति रही तो ये संख्या बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, लेकिन चर्चा यह है कि 10 एमएलए के साथ रोहिणी आचार्य, तेज प्रताप यादव और जो बाकी बहनें हैं वो संपर्क में हैं, और उन सबके साथ मिलकर के ये एनडीए को समर्थन देने का मन बना रहे हैं। और इधर कांग्रेस पार्टी के, अब आप याद कीजिए कि प्रधानमंत्री ने 14 नवंबर की संध्या को बीजेपी हेडक्वार्टर से जो कहा, कांग्रेस और टूटेगी, ये यूं ही नहीं कहा था। प्रधानमंत्री के संपर्क में, इसका मतलब है कि कांग्रेस के बहुत सारे एमपीज साथ में आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस में बगावत हो गई है सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ, कांग्रेस में बगावत हो गई है पवन खेरा के खिलाफ, कांग्रेस में बगावत हो गई है जयराम रमेश के खिलाफ, और बाकी और भी नेता हैं, उनके खिलाफ बहुत बड़े पैमाने पर बगावत है। अब उसके रुझान आने शुरू होंगे जब आपको लगेगा कि कौन एमपी कूद करके दूसरी पाले में गया है। ये तो है कांग्रेस आरजेडी के बीच टूट की खबरें जो मैंने अभी आपको दी। लेकिन अब आते हैं परकला प्रभाकर के बेशर्मी पर। अब सुनिए जरा साहब, 2024 में जून में नई सरकार बनी है, मई और जून में चुनाव हुए हैं, अभी सिर्फ 1 साल हुआ है उसको, सब 1.5 साल अभी होने जा रहा है, दिसंबर में जाकर के वो 1.5 साल होगा, 18 महीने अभी नहीं हुए हैं। 18 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी 303 से घट करके 240 आ जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन में इनको भरोसा होता है और इलेक्शन कमीशन पर भरोसा रहता है। कांग्रेस पार्टी 18 महीने पहले अपना बेहतरीन प्रदर्शन करती है और उसमें ही इस तरह से उसको प्रमोट किया जाता है कि 99 नहीं लगता है 243, 343 सीट और 272 सीट कांग्रेस पार्टी जीत ली है। 99 सीट जीती तो कांग्रेस एनर्जाइज हो गई, एनर्जी आ गई, कांग्रेस जीवंत हो गया। अब ये 18 महीने पहले की बात है। तेलंगाना कांग्रेस जीती, कर्नाटक कांग्रेस जीती, हिमाचल कांग्रेस जीती, और यही इलेक्शन कमीशन है, यही इलेक्शन कमीशन चुनाव करवा रही थी जिसमें ये तीनों राज्य कांग्रेस पार्टी ने जीता है। और खुद लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपनी मेजॉरिटी खो चुकी पहली बार, और कांग्रेस पार्टी 99 के आंकड़े तक पहुंच गई, जो 40, 42, 44 के ऊपर था आंकड़ा, वो 99 पहुंच गई इसी चुनाव आयोग के माध्यम से। हरियाणा में
अच्छी खासी सीटें आई हैं इसी चुनाव आयोग के माध्यम से। महाराष्ट्र में लोकसभा में जो चुनाव हुए इसी चुनाव आयोग के माध्यम से तीनों पार्टियों की, शरद पवार की, कांग्रेस की और उद्धव की, तीनों पार्टियों की अच्छी परफॉर्मेंस रही। पर कला प्रभाकर को उस वक्त इलेक्शन कमीशन के बारे में कोई ख्याल नहीं आया। और अब जब परकला प्रभाकर को कोई राजनीति की एबीसीडी मालूम नहीं है, मैं दावे के साथ कहता हूं, और अगर हिम्मत है परकला प्रभाकर को तो मेरे साथ आ जाइए, मैं उनसे सवाल पूछता हूं। जरा आप बताइए कि जो कास्ट ग्लोबलाइजेशन, जो कास्ट का पोलराइजेशन हुआ है बिहार में, उसकी काट क्या है आपके पास? यादव मुसलमान एक तरफ, बाकी जातियां एक तरफ, यह नतीजा है। और मैंने बहुत पहले कहा था कि 202 नहीं 205-10 का भी आंकड़ा छू सकती है एनडीए की गठबंधन। अब ये सिंपल इक्वेशन इनको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि इस तरह का प्रतिफल कैसे आ गया 202। तो वो क्या जोड़ रहे हैं कि पीडीए, पिछड़ा, दलित और मुसलमान, अकलियत, तो ये पीडीए को जोड़ करके कह रहे हैं कि हम 80% हो जाते हैं तो हम तो 80% हमको वोट आ जाएगा। यही जोड़ रहे थे तेजस्वी यादव ए टू जेड, क्योंकि उनको लग रहा था कि 35% वोट मेरा इंटैक्ट है 17, और ये 14%, मेरा वोट इंटैक्ट है 35%, और उसके बाद तो चिटपुट हम ले ही लेंगे, 40% तक हम पहुंच जाएंगे और हमारी सरकार बन जाएगी। इस तरह से स्टैटिस्टिक्स का से चुनाव का खेल नहीं चलता है। चुनाव केमिस्ट्री है, चुनाव स्टैटिस्टिक्स नहीं है। भूल कर गए तेजस्वी यादव, और अखिलेश यादव फिर भूल कर रहे हैं। अखिलेश यादव को बिहार की हवा का कुछ पता नहीं चला कि वहां नीतीश कुमार जैसे कद्दावर नेता हैं। यही नीतीश कुमार का गठबंधन जब आरजेडी के साथ था तो 177 सीट से भी ऊपर आ गया। 177 सीटें आई थी महागठबंधन को, जिसमें जेडीयू और आरजेडी मिलकर के चुनाव लड़ी थी। कब? 2015 में। पर कला प्रभाकर को यह बात समझ में नहीं आती है कि वहां कॉम्बिनेशन का खेल है। अगर एक मजबूत पार्टी किसी दूसरे कॉम्बिनेशन के साथ चली जाती है तो वो कॉम्बिनेशन अभूतपूर्व निर्णय ला सकती है। और 2015 में जैसा कि आरजेडी और जेडीयू लेकर के आई थी, उस वक्त कौन सा चुनाव आयोग था? 177 सीट। उस वक्त अखिलेश यादव को